हाय नमस्कार। मैं लव कुमार आप लोगों को बायोलॉजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी करवाऊंगा, जो बिहार एसएससी के एग्जामिनेशन दृष्टिकोण के लिए आपके लिए क्या है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। कोशिश करते हैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन करके प्रैक्टिस करवा दें, ताकि आपको इसका आप लोग लाभ उठा सकें। और मैं एक और सलाह दूंगा, कोशिश कीजिएगा कि थ्योरी वाला जो पोर्शन है आप, ठीक ना, थ्योरी वाले पोर्शन को भी आप करते चलेंगे, साथ साथ में क्या होगा, इससे आपका रिवीजन होते जाएगा, ठीक ना। चलिए, आइए हम लोग अब इस पर डिस्कस करें। ब्रांच के बारे में है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए, आंसर क्या होगा? फल का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, पोमोलॉजी जो होता है, पोमोलॉजी, इसमें फल का अध्ययन किया जाता है। क्या इसमें? पेलिनोलॉजी, इसमें पोलेन ग्रेन का, क्या, पोलेन ग्रेन का, ठीक ना, मतलब परागन का, परागन का, ठीक। उसके बाद हो जाता है आपका डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ट्री का कर लेंगे अध्ययन, सर्व्स का कर लेंगे, सर्व्स का, इस सब का हम लोग अध्ययन कर देंगे। जो भी लकड़ी वाले प्लांट है उसका भी अध्ययन कर लेंगे। इसी में एक आता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक ना, प्लांट क्या एज भी पता किया जाता है। और एंथोलॉजी की जब अगर बात कीजिएगा, तो एंथोलॉजी में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या, फ्लावर का, एंथर सबसे आया है, ठीक ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या आपका, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा आपका ए। यानी पोमोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, फल का अध्ययन करते हैं। पेलिनोलॉजी में क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स का, परागन का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में हम लोग ट्री का, पेड़ का सर्स होता है, सर्स छोटे छोटे घास फूस वाले होते हैं, उसे कहते हैं हर्ब्स, सर्स, ठीक ना। घास वाले को हर्ब्स कहते हैं, थोड़ा उससे बड़ा होता है, झाड़ी टाइप से होता है, उसे सर्व कहते हैं। और फिर क्या होता है, प्लांट होता है, ठीक ना। और एंथोलॉजी में हम लोग फ्लावर का अध्ययन करते हैं। जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए होगा। क्या होगा आंसर, ए होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, विलियम्स हार्वे किसकी खोज किया था? देखिए, विलियम्स हार्वे साहब को रक्त परिसंचरण की तंत्र का फादर कहा गया है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, विलियम्स हार्वे साहब का। इन्होंने इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था, और साथ ही साथ इन्होंने हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हार्ट के फंक्शन के बारे में भी इन्होंने बताया था, आर्टरी, वेन, इस सब के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। आंसर हो जाएगा क्या आपका, विलियम हार्वे। बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है स्वायत्त जीनोम सिस्टम किसमें पाया जाता है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको एक बार बीपीएससी भी उठाया था, ठीक ना, आप लोग को एसएससी भी उठाता है तरह के क्वेश्चन। देखिए, स्वायत्त जीनोम सिस्टम हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है, मतलब ऑटोनोमस सिस्टम। क्या, ऑटोनोमिक्स, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस होता है स्वायत्त, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी पर निर्भरता नहीं है। लेकिन ये दोनों ऑर्गेन जो है, ये पूरी तरह स्वायत्त नहीं है, इसे हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस जीनोमिक सिस्टम। एक्चुअली होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में, ठीक ना, दोनों में 70s राइबोसोम पाया जाता है, सर्कुलर फॉर्म में डीएनए पाया जाता है। ये क्या है, डीएनए पाया जाएगा। और दूसरा क्या है आपका, यहाँ पर आरएनए भी पाया जाता है। क्या, आरएनए भी पाया जाता है, ये इसमें भी पाया जाता है, ठीक ना। और यहाँ भी राइबो सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में आपका और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम हो गया आपका, मान लीजिए कि डीएनए हो गया और आरएनए हो गया, फिर क्या है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल खुद का बना लेगा, ये प्लांट पर निर्भर नहीं रहेगा तब। लेकिन इसको प्लांट, इसको सरवाइव करने के लिए क्या है, प्लांट की जरूरत होती है, प्लांट में इसको रहना पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए करके पूरी तरह से निर्भर तो नहीं, लेकिन क्या है, आंशिक रूप से निर्भर है, क्योंकि इसको चाहिए क्या, हैबिटेट चाहिए रहने के लिए। इसे हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सिस्टम। क्या कहते हैं हम लोग इसे, सेमी ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं, ठीक ना। या इसी को हम लोग सेमी डिपेंडेंट भी कहते हैं, सेमी डिपेंडेंट या सेमी इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, ठीक ना।
पूर्ण रूप से निर्भर नहीं, आंशिक रूप से निर्भर है, आंशिक रूप से क्या है, स्वतंत्र भी है। पूरी तरह से स्वायत्त तो नहीं, लेकिन क्या है, आंशिक रूप से स्वायत्त है, इसलिए क्या हम लोग सेमी ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं। तो वो है क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ठीक ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। दूसरा, कोई निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए ये आपका लवक का टाइप बोल दिया है। लवक के 3 टाइप होते हैं, ठीक ना, प्लास्टिड के 3 टाइप हैं, प्लास्टिड के 3 टाइप हैं, सॉरी प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट, क्या ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के, प्लास्टिड के 3 टाइप हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप हैं। एक को कहते हैं इलायोप्लास्ट, क्या कहते हैं, इलायोप्लास्ट। दूसरे कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट, क्या कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। और तीसरे कहते हैं हम लोग एमाइलोप्लास्ट, क्या कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट। ठीक, यह क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, ठीक ना। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है, और इलायोप्लास्ट क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। ठीक, इस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या दिया है, कर रहा है, अरेंज करके अब बताइए। एमाइलोप्लास्ट, देखिए एमाइलोप्लास्ट क्या है, वहां पर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, यहाँ दिया है प्रोटीन का, ये गलत है। इलायोप्लास्ट तेल या वसा, सही है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल वर्ण किसमें उपस्थित होता है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल के अलावा अन्य रंगीन द्रव, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन वर्णक उपस्थित, ये भी सही है। आंसर यही आपका क्या है, मैचिंग में ये गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा क्या आपको ए। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, ईस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का क्रम क्या है, ठीक ना। ईस्ट में अवायवीय अभिक्रिया होती है, ठीक, कह रहा है इसका क्रम क्या है। इसमें आपका, इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है दिया हुआ, ठीक ना, ऑप्शन गलत है। कुछ 2 क्वेश्चन इसका दिया है, कुछ इसका दे दिया है, ठीक ना। देखिए इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं थोड़ा सा, उसका आप कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा, देख लेंगे अगला दिन। ईस्ट में क्या होता है आपका, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, एनाएरोबिक। इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, किसका, ग्लूकोज का, इनकम्प्लीट होता है। किस, कार्बोहाइड्रेट जो है या ग्लूकोज, ग्लूकोज समझ लीजिए, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, इथेनॉल में, क्या, इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, ठीक ना। तो ये इनकम्प्लीट आपका ब्रेकडाउन होता है, ठीक। ये सारे की सारी पढ़ के यहाँ ग्लूकोज दे सकते हैं, कोशिका द्रव, पायरुवेट, ठीक। क्या ऑप्शन ही थोड़ा सा उल्टा है, ठीक ना, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है। विटामिन B12 जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोबालामीन, क्या कहते हैं, कोबालामीन। इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। इसके वजह से एक एनीमिया होता है, जिसे हम लोग कहते हैं परनीशियस एनीमिया। क्या कहते हैं हम लोग, परनीशियस एनीमिया, ठीक ना। इसका अगर सोर्स देखा जाए, इसका सोर्स के रूप में मिलेगा आपको, पनीर में मिलता है, अंडा में मिलेगा, मांस में मिलेगा, इस सब चीजों में आपको मिलेगा। तो यानी इसके वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक ना, ठीक। इसकी बहुत ज्यादा कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है, इकोलाई वगैरह, वो भी इसका क्या करता है, सिंथेसिस करता है। लेकिन अगर एनीमिया का कारण है, एनीमिया के कारण में क्या है, यह कोबालामीन की भी जरूरत होती है, ठीक ना। इसके इसके बिना क्या होता है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। एनीमिया को हम लोग क्या कहते हैं, और रक्तता, और रक्तता, ब्लड कम जाएगा, ठीक ना, हेमोग्लोबिन बनने नहीं देगा। क्या कर रहा है, लाफिंग गैस क्या है, लाफिंग गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया NO, ये हो गया आपका N2O, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं लाफिंग गैस, ठीक। लाफिंग गैस का उपयोग आपका सर्जरी में भी कभी कभी किया जाता है, ठीक ना, माइनर सर्जरी है, डेंटिस्ट वगैरह इसका यूज करता है, ठीक। ये है आपका लाफिंग गैस। इसको स्मेल लेने के बाद फिर क्या करता है, लोग हंसते रह जाता है, ठीक ना। ज्यादा मात्रा में लेने के बाद फिर क्या होता है, बेहोशी भी आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, चलिए दूसरा करें, निम्नलिखित में किसमें मैग्नीशियम होता है। अभी मैंने बताए थे, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है आपका, क्लोरोफिल में। किसमें,
क्लोरोफिल में। जब क्लोरोफिल की फॉर्मूला जब आप जाइएगा तो क्लोरोफिल ए C55 S72 O6 N4 और Mg। यहाँ पर क्या आपका मैग्नीशियम है। वही अगर जाइएगा यहाँ पर आप अगर क्लोरोफिल बी में इसमें C55 हो जाएगा और H के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा आपका H के जगह पर 70 और O के जगह पर हो जाएगा आपका O6 और फिर N4 Mg। यहाँ भी आप देख लीजिए क्या आपका मैग्नीशियम है। तो यह मैग्नीशियम जो पाया जाता है कहाँ पर, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक ना। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला हो गया C55S72O6N4Mg और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला हो गया आपका C55H70O6N4Mg। C55 दोनों में सेम है, याद रखिएगा, ये दोनों में कॉमन है। N4Mg भी दोनों में कॉमन होता है, ठीक ना। बस सिर्फ यहाँ 70 और 6 और यहाँ 72 और 6 का बात है, ठीक। अंतर यहाँ पर यही है। आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल, आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ट्रैकोमा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित। तो ट्रैकोमा में क्या होता है, आंख होता है, ठीक ना, आंख होता है। कंजक्टिवाइटिस का नाम सुने होइएगा, ठीक ना, आंख उठ जाता है, ठीक। यही ट्रैकोमा, आंख से क्या होता है, यहाँ पर व्हाइट व्हाइट आपका लग जाएगा किनारे में और क्या होता है, लिक्विड आना शुरू हो जाता है। क्या होता है, लिक्विड आना शुरू हो जाता है। ट्रैकोमा क्लेमाइडिया ट्रैकोमास नाम के एक बैक्टीरियास होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमास के बैक्टीरियास होता है, ठीक ना। यह आपका बीमारी होता है, ठीक। चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, आपका आंख, आंसर हो जाएगा आपका आंख। अगर बहुत ज्यादा अगर हो सकता है ये, अगर बहुत ज्यादा अगर आपको अफेक्ट कर देगा क्या होता है, देखने की भी समस्याएं हो जाती है इसमें, ठीक ना, फिर ब्लाइंडनेस भी आ जाता है, ठीक ना, आंख फिर अंधा हो सकता है, ठीक, ये भी समस्याएं होती है। तो इसे का समय पर इलाज कराना जरूरी होता है। कह रहा है स्टार्च क्या है, देखिए स्टार्च हो गया, स्टार्च हो गया आपका, ग्लाइकोजेन हो गया, ठीक ना, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक, सेलुलोज हो गया, उसके बाद आपका काइटिन हो गया जो कवक का सेल वाल होता है। ये सब के सब क्या है आपका पॉलीसेकेराइड है, ये सब के सब क्या है आपको पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के तीन तरह के टाइप होते हैं, एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है आपका ओलिगोसेकेराइड और दूसरा होता है आपका पॉलीसेकेराइड। बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिल करके क्या होते हैं, आपको पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। पॉली मतलब होता है मैनी, सेकेराइड मतलब होता है शुगर, ठीक ना। तो कार्बोहाइड्रेट एक तरह से क्या है, शुगर है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ये सब क्या है मोनोमर, जो आपका मोनोसेकेराइड है वही सब जुड़ेगा तो क्या होगा, करीब 10,000 20,000 मोनोसेकेराइड मिल करके स्टार्च ये सब ग्लाइकोजेन बनाता है। स्टार्च क्या है आपका प्लांट का स्टोर फूड है, प्लांट का रिजर्व फूड है, ये प्लांट का है, ठीक ना। और अगर ग्लाइकोजेन की बात कीजिएगा तो ये क्या है, एनिमल के लीवर में स्टोर होता है, ये एनिमल के लीवर में स्टोर होता है, एनिमल का रिजर्व फूड है आपका क्या, ग्लाइकोजेन। ओके, चलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या आपका पॉलीसेकेराइड। क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का बात कीजिएगा तो ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सब क्या है मोनोसेकेराइड में, ठीक ना। ओके, माल्टोज जैसे कि डाइसेकेराइड का बात कीजिएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा माल्टोज, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलकर के क्या होता है माल्टोज बनता है। ये सब क्या है, माल्टोज क्या आपका डाइसेकेराइड है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, बेबी का जो स्किन का कलर होता है ना नीला हो जाता है। और यह जो होता है समस्या, अगर पानी में नाइट्रेट का अगर स्तर क्या होगा ज्यादा होगा तब जाकर के होगा, तब जाकर क्या होगा, ये समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, ठीक। इसमें प्रॉपर अमाउंट में क्या है कि ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल पाता है, ठीक। तो ये है आपको हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट्स इन क्या ड्रिंकिंग वाटर, इसकी वजह से होता है, ठीक। चलिए, दूसरा क्वेश्चन करा इटाई इटाई नाम की बीमारी
किस प्रदूषक के कारण होता है? इटाई इटाई जापान में हुआ था, ठीक ना। हड्डी का भी गंभीर रोग होता है, ठीक। और ये नर्वस सिस्टम को भी समस्या करता है। यह कैडमियम की इस वजह से होता है। क्या होता है? कैडमियम की वजह से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, खदान में से कैडमियम निकाला जा रहा था, तो जापान में एक नदी थी, ठीक ना। उस नदी में क्या हो गया, कैडमियम ज्यादा मात्रा में चल गया था। कैडमियम क्या होता है? ज्यादा मात्रा में चल गया था, समझे। तो ये जापान में इसकी खोज हुई थी, ठीक। जापान में इसकी खोज हुई थी। और कैडमियम गया था, उस नदी का नाम था आपका याद नहीं आ रहा है उस नदी का, ठीक ना। तो ये क्या आपका कैडमियम की वजह से होता है, सॉरी कैल्शियम नहीं है, कैडमियम। और मरकरी की वजह से क्या होता है आपका मिनी माता। ये भी जापान में ही इसकी खोज हुई थी, ठीक ना। तो दो डिजीज आपका खूब पूछता है, यानी मरकरी की वजह से, एचजी की वजह से मिनी माता, और कैडमियम की वजह से इटाई इटाई रोग, ठीक। इटाई इटाई रोग, ठीक। ओके, चलिए चलिए दूसरा कह रहा है आमतौर पर पिंक मोल्ड किसको कहते हैं? चलिए, पिंक मोल्ड हम लोग कहते हैं न्यूरोस्पोरा को, ठीक ना। न्यूरोस्पोरा को हम लोग पिंक मोल्ड कहते हैं। इसे हम लोग अगर कहा जाए तो इसका एक और इसका सबसे बड़ा क्या है, इसको जेनेटिक्स में स्टडी करने के लिए ये रिसर्च मटेरियल है, रिसर्च मटेरियल है, ठीक ना। जेनेटिक्स में ज्यादातर इसका यूज किया जाता है रिसर्च के रूप में, ठीक ना। जैसे हम लोग जूलॉजी में ड्रोसोफिला का यूज करते हैं रिसर्च के लिए, उसी तरह से इसका यूज बॉटनी में हम लोग रिसर्च के लिए करते हैं। इसे कहा जाता है, इसे न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक ना। देखने में थोड़ा सा क्या होता है, पिंक कलर का होता है। वहीं पर म्यूकर्स और राइजोपस की बात कीजिएगा, इसे हम लोग ब्लैक भी कहते हैं, ब्लैक मोल्ड, ठीक ना, ठीक। और ये तीनों का तीनों क्या है आपका कवक है, ये तीनों का तीनों क्या आपका कवक है, फंगस। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा डॉक्टर किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी आंत के अंदर, देखिए आंत है, आंत में तीन टाइप होता है, बड़ी आंत देखिएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम कोलन और रेक्टम होता है, ठीक ना। सीकम कोलन और रेक्टम तीन पार्ट होता है। तो वहीं से आप पकड़िए कोलोन, यानी कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोप को क्या किया जाता है, रेक्टम के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, जिसका इमेज जो है ना आपको पर्दा पर दिख जाता है। तो वहां से डॉक्टर देख लेता है इसके आंत में किसी तरह की समस्या तो नहीं है। उसको देखने के लिए जो वो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है कोलोनोस्कोप, और यह विधि कहलाता है कोलोनोस्कोपी। ओके, तो इसका इस्तेमाल करता है डॉक्टर क्या, बड़ी आंत के अंदर ताक झांक के लिए, ठीक ना। आंत में क्या समस्या है, कहीं कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, कहीं इन्फेक्शन की वजह से आंत में सूजन तो नहीं है, कहीं आंत में होल तो नहीं हो गया है, ठीक ना। तो फिजिशियन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कोलोनोस्कोप। सर निम्नलिखित में से किस अवस्था को असामान्य निम्न रक्त ग्लूकोज स्तर के रूप में कहते हैं? देखिए, कहीं पर अगर कमी होगा तो कमी के लिए हाइपो शब्द लाते हैं, ठीक। और अधिकता के लिए हाइपर शब्द लाते हैं, क्या हाइपर। और ग्लूकोज है क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए ग्लाइसेमिया शब्द लाइए, ग्लाइसेमिया, ठीक, ग्लाइसेमिया। क्या होता है, निम्न रक्त ग्लूकोज, ब्लड में क्या है, ग्लूकोज की मात्रा आपका कम जाएगा, ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा कम जाएगा, तो वो कहलाता है हाइपोग्लाइसेमिया। क्या, हाइपोग्लाइसेमिया, क्या कहलाता है, हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, चलिए, तो हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है, ब्लड में शर्करा की मात्रा क्या होता है आपका कम जाएगा, ठीक। एक्चुअली क्या होता है, ये हाइपोग्लाइसेमिया की समस्या आती है कि जब आपका क्या होगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। क्या होगा, इंसुलिन का लेवल जब बढ़ जाएगा तो वो फिर क्या करेगा, सारे जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करवा देगा। तो फिर क्या होगा, ब्लड में जितना ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए वो मात्रा क्या होता है, कम जाता है। उसके लिए फिर क्या किया जाता है, आपको ग्लूकागोन का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर ये ग्लूकागोन क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवाता है किसमें, आपका
शुगर में, ठीक ना। तो ये समस्या होती है। बहुत ज्यादा अगर कमी आ जाता है तो फिर क्या होता है, वीकनेस आ जाता है लोगों के शरीर में, और कभी कभी क्या होता है इसकी वजह से कोमा में भी लोग जाता है, मृत्यु भी हो सकती है, ठीक ना। ये कंडीशन कहलाता है आपका हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो शब्द मतलब कम, और हाइपर मतलब ज्यादा, यानी कम की बात है यहाँ पर, निम्न, निम्न है लो, तो लो के लिए हम क्या शब्द लाते हैं, हाइपो। हाइपो, हाइपो मतलब होता है लो, यहाँ पर हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोटेंशन तो नहीं होगा, हाइपरफ्लेक्सिया नहीं होगा, ठीक ना। आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, कह रहे राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। राइबोसोम आपको बता चुके हैं इससे पहले कई बार। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करवाता है, ठीक ना। यह आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है, तब उसको क्या करते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। राइबोसोम हमारे आपके बॉडी में, यूकैरियोट है हम लोग, 80s टाइप का होता है, प्रोकैरियोट वाले में क्या होता है, 70s टाइप का होता है राइबोसोम। ओके, तो राइबोसोम का मेनली काम क्या है आपका, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना, क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना। ओके, चलिए, कारण में कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन के लिए सहायक है। देखिए एक बात बता दें, ब्लड को क्लॉटिंग कराने के लिए, जैसे हमें आपको मान लिया कहीं अगर कट गया, अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ब्लड जमेगा नहीं, हीमोफीलिया वगैरह की समस्या हो में ऐसा केस होता है। लेकिन हमारा क्या है, ब्लड को क्लॉट भी कराना है, तो ब्लड को क्लॉट कराने के लिए थ्रोम्बिन नाम की एक क्या है, प्रोटीन है, थ्रोम्बिन, ठीक ना। और इस थ्रोम्बिन को बनाने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है, क्या, विटामिन के की जरूरत होती है। इसलिए करके विटामिन के को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं, रक्त को थक्का बनाने वाले विटामिन के रूप में जाना जाता है, किसको, विटामिन के को, विटामिन के को। ओके, चलिए, दूसरा है एलिसा परीक्षण किसकी पुष्टि करता है। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्वेंसी, इससे, तो ये किससे रिलेटेड है आपका, एड्स से। एड्स के टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, एलिसा का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा आंसर, एस्ट के लिए, एड्स के लिए। ओके, चलिए, दूसरा क्वेश्चन करा है एग्रो एस्टोमी। एग्रो शब्द एग्रीकल्चर यानी घास से है, क्या, घास से, तो आंसर हो जाएगा आस, घास। फल का भी बताए थे, पोमोलॉजी, जंतु का जूलॉजी, ठीक ना, फूल का एंथ्रोलॉजी, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका घास, ऑफ ग्रास। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है उत्तकों का अध्ययन। देखिए साइटोलॉजी में क्या होता है, कोशिका का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, कोशिका का अध्ययन करते हैं, ठीक। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन, हिस्टोलॉजी में टिश्यू का अध्ययन, क्या करते हैं, टिश्यू का, उत्तक का। यहीं पर अगर प्लांट की बात होगा तो प्लांट की अगर उत्तक का बात करते हैं तो वहां क्या होता है, एनाटोमी, क्या होता है वहां पर, एनाटोमी, ठीक। और वायरोलॉजी में क्या करते हैं, विषाणु का, क्या, विषाणु का, वायरस का। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऊतकों का अध्ययन यानी हिस्टोलॉजी, यानी हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन यानी हिस्टोलॉजी। ओके, चलिए, किस रोग को मियादी बुखार भी कहते हैं। देखिए लंबे समय तक बुखार रहता है, ठीक, इसलिए, और यह बीमारी क्या आपका, टाइफॉइड, टाइफाइड है, क्या है, टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है यह बीमारी, इसे लोग आम तौर की भाषा में मियादी बुखार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मियादी बुखार, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका मियादी बुखार का टाइफाइड। काली मौत किस बीमारी को कहते हैं। देखिए पहले प्लेग होता था, ठीक ना, प्लेग, प्लेग जब होता था तो लोगों की मृत्यु हो जाती थी, ठीक ना। बॉडी में क्या होता था, स्किन पर चकत्ता हो जाता था, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता था, ठीक ना। ये सीनिया पेस्टिस से होता है, ये एर्सीनिया पेस्टिस से होता है, एर्सीनिया पेस्टिस पिस्सू होता है, उसी से यह बीमारी होता है, उसी से बीमारी होता है, और यह क्या आपका बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है। मैं आपको बता दूं कि अब तो ये सब चीज नहीं होती है, पहले क्या होता था, पहले पूरा का पूरा क्या होता था आपका, गांव का गांव खत्म हो जाता था, ठीक ना। और यह पारासाइट जो यह बैक्टीरिया चूहा में पाया जाता, ठीक था, ठीक।
तो कहीं किसी मकान में अगर किसी घर में अगर चूहा गिर जाता था, चूहा की मृत्यु अगर हो जाती थी, तो गांव का गांव लोग क्या होता था, छोड़ करके चले जाते थे। नहीं तो अगर इसका इन्फेक्शन होता था फिर क्या होता था, गांव के गांव लोग खत्म हो जाते थे। एक लाश जला करके लोग आते थे, दूसरे लोगों की फिर मृत्यु हो जाती है। मान लो के दादाजी कहते थे, दादाजी लोग इस सब बीमारी को देखे थे, हैजा, प्लेग, ये सब जब बीमारी आता था ना, गांव का गांव खत्म हो जाता था, ठीक ना, हजारों लोगों की मृत्यु होती थी। अब तो इस पर ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, प्लेग। और प्लेग को काली मौत इसीलिए करके कहा जाता है, जब लोगों की मौत आती है ना, जब लोग मरने वाले होते हैं उस समय लोगों का स्किन का कलर क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, इसलिए कर इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ठीक। चलिए, पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, पक्षी के घोंसला को अध्ययन को नाइडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइडोलॉजी। नाइडोलॉजी। पक्षी का अध्ययन ओरिंथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन ओरिंथोलॉजी। ओरिंथोलॉजी। सलीम अली को फादर ऑफ ओरिंथोलॉजी कहा जाता था। और पक्षी का जो घोंसला बनेगा, तो घोंसला का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका? नाइडोलॉजी। क्रेनियोलॉजी में क्रेनियल सिस्टम का, इसमें स्कल का हम अध्ययन करते हैं, ठीक ना, कपाल का, ठीक। एंथ्रोपोलॉजी, ये मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मानव का, ठीक ना, आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाइडोलॉजी। क्या हो जाएगा? नाइडोलॉजी। ओके, चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है लॉक जॉ किस रोग की बीमारी है? देखिए, लॉक जो होता है टेटनस में होता है, पूरा क्या होता है, जबड़ा उबड़ा क्या होगा, जॉ लॉक हो जाएगा, ठीक ना। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से क्या होता है, टेटनस नाम की बीमारी होती है, टेटनस, ठीक ना। तो ये है आपका, ठीक। ओके, तो ये आपका क्या है, बैक्टीरिया, ये क्या आपका बैक्टीरिया है, ठीक। चलिए, तो ये क्या है आपका, टिटनस की बीमारी, ये क्या आपका टिटनस की बीमारी है। ओके, तो टिटनस की बीमारी किससे होती है आपको? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होती है। और इसमें क्या होता है, जबड़ा क्या होता है, लॉक हो जाता है, एकदम जकड़ लेगा। मैगट क्या है? मैगट मक्खी के लार्वा को कहते हैं, मैगट, ठीक ना, मक्खी के लार्वा को कहते हैं। ओके, चलिए, उसका कह रहा है कौन सा रोग विटामिन B2 की कमी से होता है? देखिए, विटामिन B2 की कमी से आपका चिलोसिस होता है। क्या होता है? चिलोसिस नाम की बीमारी होती है विटामिन B2 की कमी से, ठीक। एक विटामिन B2 की कमी से होती है चिलेसिस नाम की बीमारी। और B2 का साइंटिफिक नाम क्या है आपका? एक राइबोफ्लेविन। क्या है आपका? राइबोफ्लेविन। देखिए, इसमें देखिएगा क्या होता है, मुंह आना शुरू हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा ओठ, क्या होगा, दोनों आपका गाल के पास क्या होता है, ओठ के बीच में थोड़ा सा कट आ जाता है, ठीक ना। जैसे ये ओठ है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट आ जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं चिलोसिस। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चिलोसिस। लिप सोर भी वगैरह हो जाता है, ठीक ना, मुंह वगैरह जो आ जाता है, तो आप लोग क्या खाते हैं, बी को शुल्क खाते हैं। तो विटामिन B2 की भी कमी है वहां पर। क्या है? विटामिन B। इस वजह से ये समस्याएं होती है। ओके, चलिए, दूसरा है आपका, किस अंग को मानव शरीर के रक्त बैंक, ये तो आप लोग वाकई मतलब वाकिफ होंगे, ब्लड बैंक किसको कहते हैं? ब्लड बैंक हम लोग कहते हैं किसको? स्प्लीन को। क्या? स्प्लीन को। स्प्लीन को हम लोग कहते हैं प्लीहा। प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली, ठीक। तो ये है आपका ब्लड बैंक है, ठीक ना। क्वेश्चन है हैंसन रोग। देखिए, हैंसन रोग मलेरिया, कालाजार, एड्स नहीं, लेप्रोसी को कहते हैं, लेप्रोसी। कुष्ठ रोग होता है ना, कुष्ठ रोग को कहते हैं हम लोग हैंसन। हैंसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक ना, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही माइकोबैक्टीरियम लेप्री का खोज किया था। इन्होंने बताया था कि लेप्रोसी बीमारी जो है सो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, इसलिए करके हम लोग लेप्रोसी बीमारी को कुष्ठ रोग कहते हैं। यहाँ जो आंसर है
उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, यहाँ पर आंसर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये। इसके अकॉर्डिंग क्या है आपका यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। यानी हैंसन डिजीज किसको कहते हैं? कुष्ठ रोग को, लेप्रोसी डिजीज को। दूसरा क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी को क्या कहा जाता है? हेपेटाइटिस बी को सीरम जॉन्डिस भी कहते हैं। क्या? सीरम जॉन्डिस भी कहते हैं। ठीक, सीरम जॉन्डिस कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका, बिलुरुबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है? ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, ठीक ना। और जिसकी वजह से क्या आता है, एक पिगमेंट बनता है बिलुरुबिन, ठीक ना। और जिसकी वजह से हम लोग इसे पीली पीलिया भी कहते हैं, शरीर का रंग पीला हो जाता है। ठीक, पहला नंबर, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। हो गया तो फिर इसका इलाज संभव नहीं है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, ठीक ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। ठीक, एक दूसरे से क्या होता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने से क्या होता है कि संक्रमित व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, उसके लिक्विड का जब ट्रांसफर हो जाता है बॉडी में, अगर टच होता है मेल या फीमेल के बॉडी के लिक्विड का, अगर एक दूसरे से अगर टच होता है, फिर क्या होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। ये क्या होता है, लीवर को क्या करता है, संक्रमित करता है, लीवर को संक्रमित करता है। और काफी ज्यादा अमाउंट में जब सीरम लिया जाता है ना, तो तब जाकर के बीमारी डिटेक्ट होता है, इसका एंटीबॉडी पता चलता है, ठीक ना, इसलिए इसको सीरम जॉन्डिस भी कहते हैं, ठीक ना। और ये लास्ट में क्या होता है कि लीवर का कैंसर भी हो जाता है इसकी वजह से। ठीक, तो हेपेटाइटिस में जो है ना, हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक है, बता देते हैं। हो गया, इसका फिर इलाज नहीं है। आप लोग देखते हो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेने के लिए आता है, तो इसका 3 डोज वैक्सीन होता है, ठीक ना। हेपेटाइटिस बी नाम के वायरस से होता है, हेपेटाइटिस एच बी भी हेपेटाइटिस बी वायरस के नाम से होता है ये, ठीक ना। यह विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। इसे हम लोग सीरम पीलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सीरम पीलिया भी कहते हैं। एपिडेमिक जॉन्डिस नहीं, एपिडेमिक जॉन्डिस में हेपेटाइटिस ए आता है, हेपेटाइटिस ए आता है, ठीक ना। चलिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? यूकेरियोटिक अभी हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। यू मतलब क्या होता है? ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, यानी विकसित केंद्रक, यानी विकसित केंद्रक की बात होती है, ठीक ना। तो इसमें क्या है आपका, वेल डेवलप न्यूक्लियस है। क्या होगा? वेल डेवलप। पहला क्वेश्चन तो आंसर सही है, वेल डेवलप। प्रोटीन प्रोड्यूसिंग सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोटीन प्रोड्यूसिंग है, ये भी है आपको। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल डिवीजन, ठीक है। S1 G1 फेज में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक ना। एस फेज में क्या होता है, आपका सिंथेटिक फेज होता है, उसमें डीएनए वगैरह का सिंथेसिस होता है। लेकिन G1 फेज में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का सेल डिवीजन होता है, ये भी सही है। उसके बाद क्या है, सेल रिप्रोडक्शन। तो यूकेरियोटिक है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही होगा, ठीक ना, लैंगिक प्रजनन भी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर अगर देखा जाए, तो आंसर यहाँ पर क्या है, ऑल होगा। ऑप्शन में क्या कह रहा है, मोर देन वन ऑफ द एबव, ओनली वन एंड टू, ओनली वन एंड टू तो नहीं होगा, ओनली थ्री भी नहीं होगा, ओनली वन थ्री फोर भी नहीं होगा, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव कह सकते हैं, ठीक ना। ओके, इसका आंसर एक से अधिक होगा यहाँ पर। ओके, चलिए, तो हमने आपको 30 क्वेश्चन करवाया है। आज का क्वेश्चन का स्तर और अच्छा था, और दिनों की तुलना में आज का क्वेश्चन काफी अच्छा था। ठीक, इस सब क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन का हम थोड़ा सा धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को हम बढ़ाते चलेंगे, ठीक ना। और आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए, साथ ही साथ थ्योरी पढ़ते चलिए, और सब बुक वगैरह से भी है, कहीं से क्वेश्चन बनाते रहिए। और थोड़ा सा अगर लगे रहिएगा ना, तो एग्जाम निकल जाएगा। बस थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है, सीरियस होने की जरूरत है। अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन कीजिए, ठीक ना। और थोड़ा सा सोशल साइट वगैरह पर समय थोड़ा सा कम दीजिए, थोड़ा सा सगे संबंधियों के बीच थोड़ा समय कम दीजिए। जिनके बीच समय आज ज़्यादा दीजिएगा, वही कल आपसे रिजल्ट के बारे में पूछेगा, वही आपको ठुकराएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। जितना प्रिय व्यक्ति पर अभी समय दीजिएगा ना, वही आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत बनेगा। ठीक, इसलिए करके समय को समय दीजिए, बस यही हम कहते हैं। जितना समय है, अधिकतर समय अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जिससे आपकी क्या है, एग्जाम निकलना आसान हो जाएगा। क्योंकि दिन ब दिन एग्जाम का स्तर बढ़ते जा रहा है, जो बात है सच्चाई। जितना जल्दी निकाल लीजिएगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा। ओके, चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।